कहानी की शुरुआत 1919 से होती है, जब वर्ल्ड वॉर एक खत्म हो चुका था और दुनिया में शांति वापस लौट आई थी। फिर एक इंसान जोशुआ को दिखाया जाता है, जो कि एक किसान है और उसके इलाके में पानी की काफी कमी है। हालांकि जोशुआ पानी निकालने में माहिर है। एक दिन जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि उनके तीनों बेटे अंदर उसका इंतजार कर रहे हैं, वो उससे कहानी सुनना चाहते हैं। जोशुआ कमरे में जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। असल में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उसके तीनों बेटे जंग में गए हुए थे और कभी वापस लौट कर नहीं आए। उसकी पत्नी अब भी मानने को तैयार नहीं है कि उनके तीनों बेटे मर चुके हैं, क्योंकि उनकी बॉडी कभी उनको मिली ही नहीं। हालांकि जोशुआ ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। उसे यकीन है कि अगर वो जिंदा होते तो अब तक घर लौट चुके होते। उसकी पत्नी अक्सर उससे कहती है कि तुम जमीन के अंदर पानी ढूंढ सकते हो, लेकिन अपने बेटों को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो। इस सवाल का जोशुआ के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने भीतर के दर्द को किसी से साझा तक नहीं करता था। अपने दुख में डूबा वो ऐसे ही सो जाता। अगली सुबह जब वो उठता तो उसकी पत्नी घर पर नहीं होती। उसे ढूंढते हुए वो पास के एक तालाब पर पहुंचता है, जहाँ उसकी पत्नी की डेड बॉडी तैरती हुई मिलती है। इस खौफनाक दृश्य से वो पूरी तरह टूट जाता है। अपनी पत्नी को दफनाने के बाद जोशुआ उसकी कब्र के पास वादा करता है कि वो उनके बेटों के अवशेष ढूंढ कर लाएगा और उन्हें अपनी पत्नी की कब्र के पास दफना देगा। इसी वादे के साथ वो अपने सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में जोशुआ अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। उसे याद आता है कि एक बार वो अपने तीनों बेटों के साथ तूफान में फंस गया था। उसने अपने बेटों को चादर से ढककर उनकी सुरक्षा की थी और उन्हें हिम्मत भी दी थी। वो हमेशा अपने बेटों की यादों में खोया रहता था। लगभग 3 महीनों की लंबी यात्रा के बाद वो इस्तांबुल पहुंचता है। वहाँ एक बच्चा ओरहन उससे कहता है कि आप हमारे होटल में रुकिए, यहाँ खाने पीने और आराम की अच्छी व्यवस्था है। लेकिन जोशुआ जल्दी से जल्दी गोलीपोली पहुंचना चाहता है, जहाँ उसके बेटों ने जंग लड़ी थी। वो एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है और उसे गोलीपोली जाने की अपनी इच्छा बताता है। ऑफिसर समझाता है कि वहाँ आम इंसानों का जाना मना है। अगर उसे वहाँ जाना ही है तो ब्रिटिश ऑफिसर्स की परमिशन लेनी होगी। इसी बीच ओरहन जोशुआ का बैग उठाकर भाग जाता है। जोशुआ उसका पीछा करता है। ओरहन उसे होटल के पास जाकर बैग लौटाता है और कहता है कि वो चाहता है कि जोशुआ उनके होटल में रुके। जोशुआ उसकी बात मान लेता है। होटल में वो ओरहन की माँ से मिलता है, जो एक विधवा है। उसने अपने पति को उसी जंग में खो दिया था। जब जोशुआ उसे बताता है कि वो ऑस्ट्रेलिया से आया है तो वो नाराज होकर कहती है कि होटल में कोई रूम खाली नहीं है। असल में उसने अपने पति को ऑस्ट्रेलियन सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए खोया था। तभी होटल का एक कर्मचारी जोशुआ को चाबी दे देता है। जब ओरहन की माँ तौलिया देने उसके कमरे में जाती है तो कहती है, शहर में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, आपको वहाँ जाना चाहिए। जोशुआ कहता है, मैं यहाँ घूमने नहीं बल्कि एक खास मकसद से आया हूँ। मुझे जल्द से जल्द गोलीपोली पहुँचना होगा। गोलीपोली का नाम सुनकर ओरहन की माँ हैरान रह जाती है और कहती है, वहाँ अब आत्माओं के अलावा और कुछ नहीं है, वो जगह राख में बदल चुकी है। जोशुआ उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और अगले दिन ब्रिटिश हेडक्वार्टर पहुँचता है। वहाँ वो ब्रिटिश ऑफिसर को अपने तीनों बेटों की तस्वीर दिखाकर गोलीपोली जाने की अनुमति मांगता है। ब्रिटिश ऑफिसर जोशुआ की बात सुनने के बाद उसकी मांग ठुकरा देता है। वो कहता है कि गोलीपोली में हजारों सैनिकों की बॉडी दफन है, अब वो उनका स्थानीय निवास है, हम तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकते। असल में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 2 ग्रुप थे। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के ग्रुप का हिस्सा था, इसलिए गोलीपोली जाने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर की अनुमति उसे नहीं मिलती। जब जोशुआ को परमिशन नहीं मिलती तो वो निराश होकर होटल लौट आता है। उसी समय पूरे शहर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा होता है। लोग नारेबाजी कर रहे होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने भी अपने परिजनों को खोया था। उनके दिल में ब्रिटिशर्स के लिए गहरी नफरत थी। होटल में ओरहन के दादा जोशुआ से उसकी पत्नी के बारे में पूछते हैं। जोशुआ जवाब देता है, मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर ओरहन की माँ उससे पूछती है, और तुम्हारे बच्चे? जोशुआ चुपचाप रह जाता है। वो समझ जाती है कि उसने अपने परिवार को खो दिया है। वो बताती है कि अगर तुम गोलीपोली जाना चाहती हो तो किसी फिशरमैन से मिलो, वो कुछ पैसे लेकर तुम्हें वहाँ छोड़ सकता है। जोशुआ उसका शुक्रिया अदा करता है और होटल छोड़ने की तैयारी करता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, ओरहन उसके पीछे भागता हुआ आता है। वो उसे अपने पिता की एक फोटो दिखाते हुए कहता है, ये मेरे पिता की फोटो है, वो भी गोलीपोली जंग में गए थे लेकिन कभी वापस लौट कर नहीं आए। अगर तुम मेरे पिता से मिले तो उन्हें अपने साथ घर ले आना। जोशुआ को समझ में आ जाता है कि ओरहन के पिता भी जंग में शहीद हो चुके हैं। उसकी माँ विधवा है और शायद इसीलिए वो ब्रिटिशर्स और ऑस्ट्रेलियंस से नफरत करती है। इसके बाद जोशुआ अपने सफर पर निकल पड़ता है। जोशुआ अब समंदर के रास्ते गोलीपोली की ओर बढ़ रहा होता है। इसी बीच एक सोल्जर उसे देख लेता है और उसे पकड़कर कर्नल के सामने पेश करता है। कर्नल जोशुआ से कहता है, हमने एक खास टीम बनाई है जो गोलीपोली में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सोल्जर्स की बॉडीज ढूंढ रही हैं। ये दोनों देश मिडिल ईस्ट के सोल्जर्स के साथ यहाँ लड़े थे। कर्नल जोशुआ को समझाता है, अगर तुम्हें तुम्हारे बेटों की कोई निशानी या उनकी
बॉडी मिलती है तो उनकी याद में वहाँ एक प्लेट लगाई जाएगी। जोशुआ जवाब देता है, मुझे पता है कि मेरे बेटे आखिरी समय में कहाँ थे। इसके बाद वो मैप निकालकर उसी जगह की जानकारी देने की कोशिश करता है, लेकिन मैप निकालते वक्त उसके बेटों की तस्वीर नीचे गिर जाती है। कर्नल तस्वीर उठाता है और पहचान जाता है कि ये वही 3 भाई है जिन्होंने एक साथ लड़ाई की थी। कर्नल कहता है, तुम वापस जाओ, अगर हमें कुछ पता चले तो हम तुम्हें बता देंगे। लेकिन जोशुआ वापस नहीं जाता, वो समुद्र किनारे बैठा रहता है। कर्नल अपने सोल्जर से कहता है कि उसे कंबल और खाने का सामान दे दो। वहाँ मौजूद मेजर जो टर्की का रहने वाला है, कर्नल से कहता है, ये इकलौता पिता है जो अपने बेटों को ढूंढने यहाँ पर आया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मेजर गोलीपोली के हर कोने से वाकिफ है और जानता है कि वहाँ क्या हुआ था। मेजर की बात सुनकर कर्नल जोशुआ को अनुमति देता है। वो कहता है, हम तुम्हें उस जगह ले चलेंगे जहाँ तुम्हारे बेटों ने आखिरी बार लड़ाई लड़ी थी। अगले दिन कर्नल, मेजर और जोशुआ उस जगह पर पहुंचते हैं। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचते हैं, वहाँ के जंग के दौरान की परिस्थितियां साफ नजर आती है। जोशुआ के तीनों बेटे दुश्मनों के खिलाफ डटे हुए थे। तभी उसके बेटे आर्थर का पैर एक माइन पर आ जाता है और उसमें वो ब्लास्ट हो जाता है। आर्थर घायल होकर गिर जाता है। ये देखकर उसके दोनों भाई कवर फायर देते हुए उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मन की गोलियों से दोनों छलनी हो जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। कर्नल की टीम को जोशुआ के दोनों बेटों के अवशेष मिल जाते हैं। जोशुआ उन अवशेषों को देखना चाहता था, लेकिन कर्नल उसे मना कर देता है। हालांकि आर्थर के अवशेष अब भी नहीं मिले थे। इसके बावजूद जोशुआ अपने दोनों बेटों के अवशेष ऑस्ट्रेलिया वापस ले जाना चाहता है। कर्नल उसे समझाता है कि तुम्हारे बेटों का अब यही घर है, उन्हें यहीं पर दफना देना चाहिए। जोशुआ कर्नल की बात मान जाता है और अपने दोनों बेटों को पूरे रीति रिवाजों के साथ गोलीपोली में दफन कर देता है। वो उन्हें श्रद्धांजलि देता है और उनका अंतिम संस्कार भी करता है। उसी रात जोशुआ को एक सपना आता है। सपने में वो देखता है कि उसका बेटा आर्थर जंग में शहीद हुआ ही नहीं, आर्थर अब भी जिंदा है। ये सपना जोशुआ के मन में एक उम्मीद जगाता है। वो सोचने लगता है कि शायद आर्थर कहीं जिंदा हो। अगले दिन मेजर जोशुआ के पास आता है। उसने जोशुआ के सरनेम पर गौर किया था। वो उसे एक लास्ट लिस्ट दिखाता है और कहता है कि कुछ लोग अब भी जिंदा हैं और वॉर प्रिजनर्स के तौर पर कैद है। हो सकता है कि तुम्हारा बेटा आर्थर उनमें से एक हो। ये सुनकर जोशुआ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत ओरहन के होटल लौटता है और फिर ब्रिटिश हेडक्वार्टर जाता है। वहाँ वो ब्रिटिश ऑफिसर से कहता है कि मुझे पता चला है कि मेरा बेटा आर्थर जिंदा हो सकता है, मुझे आपकी मदद चाहिए प्लीज। ब्रिटिश ऑफिसर उसकी बात को अनसुना करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था कि तुम गोलीपोली नहीं जा सकते, फिर भी तुम गए। इसके बाद वो जोशुआ का पासपोर्ट जब्त कर लेता है और कहता है, गुरुवार को मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया वापस भेज दूंगा। जोशुआ निराश होकर होटल लौटता है। इस बार ओरहन की माँ, जो पहले उससे नाराज थी, अब उसका दर्द समझने लगी है। वो उससे माफी मांगती और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुमने भी अपने बेटों को खोया है, शायद यही कारण है कि तुम्हारी पत्नी ने अपनी जान ले ली। वो अपनी मजबूरी भी बताती है। वो कहती है, मेरे पति के गुजरने के बाद उनका भाई मुझ पर शादी करने का दबाव बना रहा था। अगर मैंने मान लिया कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है तो वो मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती और ये भी नहीं मानना चाहती कि मेरे पति मर चुके हैं। जोशुआ उसकी स्थिति को समझता है। अगले दिन जब ओरहन की माँ पर उसके देवर का अत्याचार बढ़ जाता है तो वो उस पर हाथ उठाता है, तो जोशुआ वहाँ पर आकर उसे रोकता है। वो उसके देवर को उठाकर फेंक देता है। हालांकि ओरहन की माँ इस पर नाराज हो जाती है। वो कहती है, तुमने हालात और खराब कर दिए, अब तुम यहाँ से चले जाओ। होटल से बाहर निकलते समय जोशुआ का सामना ओरहन की माँ के देवर और उसके साथ आए कुछ लोगों से होती है। वो जोशुआ पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं। ठीक उसी समय वहाँ ब्रिटिश सेना का एक सार्जेंट पहुंचता है। वो जोशुआ को बचाते हुए कहता है, तुम्हें मेजर ने बुलाया है। सार्जेंट जोशुआ को मेजर के पास ले जाता है। मेजर उसे बताता है, ग्रीक्स ने हमारे देश पर हमला कर दिया है और अब उन्होंने हमारे कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। ब्रिटिश हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, हमें खुद उनका सामना करना होगा। मेजर जोशुआ से कहता है, मुझे विश्वास है कि तुम्हारा बेटा आर्थर हमें ग्रीक्स के कब्जे वाले क्षेत्र में मिल सकता है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। जोशुआ मेजर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन ब्रिटिश ऑफिसर्स जोशुआ को ऑस्ट्रेलिया वापस भेजने के लिए होटल आते हैं, लेकिन ओरहन की माँ उसकी मदद करती है और उसे छिपा देती है। जोशुआ वहाँ से भागकर मेजर के पास पहुँचता है। इसके बाद वो सभी ट्रेन से ग्रीक्स के कब्जे वाले क्षेत्र की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में मेजर जोशुआ को एक बैट दिखाता है और कहता है, ये मुझे जंग के मैदान में मिला, मुझे लगता है कि ये कोई हथियार है। जोशुआ मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ये कोई हथियार नहीं है, बल्कि ये तो क्रिकेट बैट है, इसे खेला जाता है। वो सार्जेंट और मेजर को क्रिकेट के रूल समझाने लगता है। यात्रा के दौरान वो एक जलते हुए गांव को देखते हैं। ग्रीक्स ने गांव पर हमला कर दिया था। थोड़ी देर बाद ग्रीक्स उनकी ट्रेन पर भी हमला कर देते हैं। इस हमले में सभी यात्री मारे जाते हैं, लेकिन जोशुआ, मेजर और सार्जेंट किसी तरह बच जाते हैं। ग्रीक्स के सोल्जर्स मेजर को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन जोशुआ बैट से उन पर हमला कर देता है। मेजर और जोशुआ वहां से भागने में सफल हो जाते हैं, हालांकि सार्जेंट इस हमले में मारा जाता है। भागते हुए जोशुआ और मेजर एक छोटे से टाउन में पहुंचते हैं। वहाँ जोशुआ एक
विंड मिल को देखता है। वह समझ जाता है कि यही वो विंड मिल है जिसे उसने अपने सपनों में बार बार देखा था। उसे यकीन हो जाता है कि उसका बेटा आर्थर यहीं कहीं होगा। वो टाउन के लोगों से अपने बेटे आर्थर के बारे में पूछता है। वहाँ के लोग बताते हैं कि जिसने इस विंड मिल को बनाया है वो चर्च में है। जोशुआ तुरंत चर्च की ओर भागता है। चर्च में वो अपने बेटे आर्थर को देखता है। आर्थर अपने पिता को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो गहरे सदमे में होता है। आर्थर अपने पिता को बताता है कि जंग में मेरे दोनों भाइयों में से एक भाई बुरी तरह घायल हो गया था। वो अपने दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने मुझसे बार बार कहा कि मैं उसे मुक्ति दे दूं। आर्थर की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है कि उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने उसे मुक्ति दे दी, लेकिन इस घटना का गम आज भी मेरे दिल में है। इसी वजह से मैंने तय किया कि मैं कभी अपने घर वापस नहीं लौटूंगा। जोशुआ उसकी बात सुनकर कहता है, तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बेटा। तुम्हारी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया लौटना ही होगा। आर्थर अपने पिता की बात मान जाता है, लेकिन तभी ग्रीक सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। ये वही सोल्जर्स थे जिन्होंने ट्रेन पर हमला किया था। मेजर तुरंत जोशुआ और आर्थर के पास आता है और कहता है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वो तीनों ग्रीक सोल्जर से बचते हुए किसी तरह वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। कुछ समय बाद वो सभी ओरहन के होटल लौटते हैं। ओरहन की माँ जोशुआ को उसके बेटे आर्थर के साथ देखकर बेहद खुश हो जाती है। कहानी के अंत में ओरहन की माँ जोशुआ के लिए प्यार से कॉफी बनाती है। जोशुआ बड़े ही सुकून और शांति के साथ कॉफी पीता भी है। ये संकेत देता है कि अब कहीं ना कहीं ओरहन की माँ और जोशुआ एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इस तरह जोशुआ की ये भावनात्मक यात्रा, जहाँ उसने अपने बेटे को खोजा और अपने गम को दूर किया, यहीं खत्म होती है। ये कहानी अपने अंत तक आते आते जीवन, परिवार और संघर्ष के असली मायनों को उजागर करती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।